मैं डॉक्टर शंकर लाल चोपड़ा, सहायक आचार्य भूगोल, जो राजकीय महाविद्यालय चितलवाना में कार्यरत हूँ। आज आज प्रिय विद्यार्थियों, हम भौतिक भूगोल में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम जिस धरातल पर रहते हैं वह पृथ्वी का ऊपरी भाग है और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इसके बारे में हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम जिस धरातल पर रह रहे हैं ये इस पृथ्वी की ऊपरी कठोर संरचना है, जिसको हम भूपर्पट्टी भी कहते हैं। लेकिन हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, किन पदार्थों से बना हुआ है, द्रवित है, ठोस है या गैसीय रूप में, कौन कौन से पदार्थ इसमें पाए जाते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बहुत से ऐसे संसाधन हैं जिनके आधार पर हम इसकी आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, घनत्व, दबाव, तापक्रम, ज्वालामुखी, भूकंपीय तरंगें या भूकंपीय मापी यंत्र। सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जितने भी सिद्धांत हैं उनके द्वारा हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांत भी विवादास्पद रहे हैं और उन पर भी सर्वमान्य मत अभी तक नहीं बना है। विविध परिकल्पनाओं में भी पृथ्वी को ठोस, गैसीय या तरल तीनों रूप में माना गया है। ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो ठोस है। लाप्लास के अनुसार पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वो तरल होना चाहिए। कुछ परिकल्पनाओं के अनुसार पृथ्वी का केंद्रीय भाग गैस निर्मित। इसी प्रकार महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार भूगर्भ ठोस है। वास्तव में भूगर्भ ठोस अथवा तरल हो सकता है, जिसका पूर्ण निराकरण अन्य परमाणुओं पर हो सकता है। फिर एक घनत्व है। पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 माना गया है। न्यूटन ने 1776 में जो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत दिया था उसमें स्पष्ट किया है कि आकर्षण शक्ति पदार्थ के द्रव की मात्रा के अनुपात में बढ़ती है तथा बीच की दूरी के अनुपात में घटती है। अतः इस सिद्धांत के अनुसार भी पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 माना गया है। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो परतदार चट्टानों से बना है, उसका औसत घनत्व 2.7 है। इससे नीचे जो आग्नेय चट्टानों के रूप में बना है उसका औसत घनत्व 3 से 3.5 तक है। इस प्रकार क्रमशः बढ़ता हुआ घनत्व पृथ्वी के केंद्रीय भाग तक लगभग 11 हो जाता है। अन्य घनत्व के नवीनतम आकलन के अनुसार पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ही माना गया है। अतः घनत्व के आधार पर हम कह सकते हैं कि पृथ्वी का भूगर्भ ठोस तथा भारी पदार्थों से बना हुआ है। अतः भूपृष्ठ की संरचना हल्के चट्टानों से निर्मित तथा भूगर्भ के पदार्थ निकिल, लोहे जैसे भारी पदार्थ से निर्मित है। इसी के प्रकार जैसे दबाव, आरंभ में ये माना गया कि ऊपर से कोर की तरफ जाने पर चट्टानों का भार तथा दबाव बढ़ता जाता है, इसलिए पृथ्वी के कोर का अधिक घनत्व अधिक दबाव के कारण है। परंतु आधुनिक प्रयोगों द्वारा ये सिद्ध हो गया है कि सेलों में एक निश्चित सीमा तक दबाव के कारण घनत्वों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बढ़ते दबाव के कारण अधिक घनत्व नहीं है, वरन स्वयं कोर भारी धातुओं से बना हुआ है। तापमान, पृथ्वी की बाहरी परत से भीतर केंद्रीय भाग में जाने पर तापक्रम बढ़ता जाता है। गहराई की प्रत्येक इकाई में तापमान के परिवर्तन को भूतापीय प्रवणता कहते हैं। तापक्रम वृद्धि की यह दर सामान्यतया औसत प्रति 100 मीटर पर 2.5 डिग्री सेल्सियस रहती है। इस आधार पर 100 किलोमीटर के बाद कोई पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता है,
क्योंकि इतनी गहराई के बाद तापमान इतना बढ़ जाता है कि सभी पदार्थ पिघली अवस्था में या तरल अवस्था में पाए जाते हैं। नवीनतम अनुसंधानों से स्पष्ट हुआ है कि विवर्तनिक सक्रिय क्षेत्रों में 43 किलोमीटर गहराई पर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा विवर्तनिक स्थिर क्षेत्रों में 40 किलोमीटर गहराई पर मात्र 500 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। अतः गहराई की ओर जाने पर बढ़ते तापमान के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में है, लेकिन ऊपरी दबाव के कारण वह ठोस पदार्थ के समान व्यवहार करता है। इसी प्रकार ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाला तप्त लावा, गैस, धूल, राख आदि के अध्ययन से पृथ्वी की आंतरिक स्थिति का पता चलता है। लावा उद्गार का संबंध भूगर्भ में स्थित मैग्मा भंडार है। यह पृथ्वी की तरल अवस्था का सूचक है। यह भी स्पष्ट है कि भूगर्भ में अधिक गहराई पर बढ़ते दबाव के कारण चट्टानें पिघलती नहीं है, क्योंकि उनका द्वरणांक बिंदु बढ़ जाता है, इसीलिए वह ठोस रहती है। ज्वालामुखी उद्गार पृथ्वी के कुछ सीमित स्थानों तक मात्र 50 से 60 किलोमीटर की गहराई तक सीमित है, इसीलिए संपूर्ण पृथ्वी के भूगर्भ पर इसके आधार पर निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। ज्वालामुखी के समान ही भूकंपीय क्रिया भी एक ऐसी क्रिया है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से है। भूकंप के समय निकलने वाली विविध प्रकार की तरंगों के आधार पर भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता लगा सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं। भूकंपीय क्रिया के समय निकलने वाली तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। पी लहरें, ये प्राथमिक या संपीड़नात्मक लहरें भी कहलाती है। पी लहरों का संचरण वेग सबसे अधिक होता है। ये पृथ्वी के भीतर फोकस से आरंभ होकर पृथ्वी के ठोस, तरल और गैसीय सभी प्रकार के क्षेत्रों को पार करती हुई भूपृष्ठ पर अन्य लहर से पहले पहुंचती है। यह आगे पीछे धक्का देती हुई आगे बढ़ती है। ये लहरें ध्वनि तरंगों की भांति होती है तथा कणों की गति लहर रेखा के सीधे में होती है। ऐस लहरें ये द्वितीय या अनुप्रस्थ भी कहलाती है। इनका संचरण वेग अपेक्षाकृत कम होता है तथा जल तरंगों या प्रकाश तरंगों के समान चलती है, जिनमें कणों की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है। धीमी गति के कारण भूपृष्ठ के ऊपर पी लहरों की अपेक्षा कुछ देरी से पहुंचती है, इसलिए ये ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, क्योंकि ये आगे पीछे धक्का न देकर ऊपर नीचे आड़े तिरछे धक्का देती है। एल लहरें, इन्हें धरातलीय अनुदैर्ध्य लोय के नाम से भी जाना जाता है। इनका संचरण वेग सबसे कम होता है। ये फोकस से उत्पन्न होकर हल्के रूप में आगे बढ़ती है और धरातल पर सीमित रहती है। ये सर्वाधिक धीमी गति के कारण किसी स्थान पर पी तथा एस लहरों के बाद पहुंचती है। इन लहरों की गति तथा भ्रमण पथ के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक बनावट का पता चलता है। ये लहरें समान माध्यम में समवेग की रहती है और विषम माध्यम में लहरें परिवर्तित और आवर्तित हो जाती है। भूकंपीय लहरों के अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि भूगर्भ की संरचना समान घनत्व वाली ठोस चट्टानी नहीं है, इसलिए इन लहरों का संचरण वेग तथा मार्ग में विभिन्न भागों में परिवर्तन आता है। भूकंपीय लहरों को निम्न बिंदुवार भी समझा जा सकता है। अधिक गहराई में से गुजरने वाली लहरों को एपिसेंटर तक पहुंचने में लंबी दूरी के बावजूद अपेक्षाकृत कम समय लगता है। भूकंप लहरों का सिद्धांत है कि उनकी गति कम घनत्व के माध्यम में कम हो जाती है और अधिक घनत्व के माध्यम में अधिक हो जाती है, अर्थात घनत्वों में वृद्धि के साथ साथ भूकंप लहरों की गति भी अधिक हो जाती है।
अधिक गहराई में से जाने पर लहरों को वक्राकार मार्ग अपनाना पड़ता है। पृथ्वी के केंद्र की ओर लहरों का मार्ग अवतल हो जाता है तथा धीरे धीरे मार्ग बदलती है, अर्थात पृथ्वी के अंदर परतों का घनत्व धीरे धीरे परिवर्तित होता है और विषम बढ़त घनत्व के कारण मुड़ जाती है। कुछ लहरें कुछ गहराई तक जाने के बाद धरातल की ओर लौट आती है। ऐसी लहरें एपिसेंटर से 120 डिग्री की दूरी पर समाप्त या लुप्त प्राय हो जाती है, अर्थात पृथ्वी के केंद्रीय कोर भाग में अनुपस्थित रहती है और पी तरंगें कमज़ोर पड़ जाती है। पी लहरें पृथ्वी के कोर भाग में प्रवेश तथा उससे बाहर निकलते समय वर्तित होकर मुड़ जाती है और एपिसेंटर के विपरीत दिशा में धरातल पर आ जाती है। इससे धरातल का एक ऐसा भाग छूट जाता है जहां फोकस से कोई भूकंपीय लहरें ही नहीं पहुंच पाती। यही भाग भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है।